नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, G7 समिट होने जा रही है और G7 समिट में इस बार शुरुआत में भारत को नहीं इनवाइट किया गया था। उसके बाद लास्ट टाइम पर प्रेशर में आकर के कनाडा ने भारत को इनवाइट किया। आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे कि इंडिया और कनाडा के रिलेशंस आगे कैसे रहने वाले हैं और क्यों, क्या वजह रही कि G7 में इस बार अभी तक इन्वाइट नहीं किया गया था। लास्ट टाइम पर आकर के इन्वाइट किया गया है। पीएम मोदी ने इन्विटेशन स्वीकार भी कर लिया है और पीएम मोदी अब जाने वाले हैं G7 के समिट में। G7 समिट इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? इस बार भारत पर चर्चा तेज है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी की पहली कोई ऐसी वर्ल्ड लेवल पर समझ लो कि मुलाकात होने वाली है वर्ल्ड लीडर्स के साथ। यहाँ पर ट्रंप के साथ भी मुलाकात करेंगे और भी बड़े बड़े लीडर्स आएंगे, उनके साथ मुलाकात करेंगे पीएम मोदी। तो ऑपरेशन सिंदूर पर भी बहुत सारी चीजें देखने को मिल सकती है। अब इसी विदेश यात्रा में पीएम मोदी कनाडा के साथ साथ साइप्रस और क्रोएशिया भी जाएंगे। इन दोनों का क्या महत्व है, कैसे साइप्रस जाकर के पीएम मोदी टारगेट करेंगे तुर्की को, इसको भी आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे। यहाँ पर आपको पीएम मोदी तो दिख ही रहे हैं, ये साथ में मार्क कॉर्नी दिख रहे हैं। ये आज के टाइम पर नए प्रधानमंत्री हैं कनाडा के। ये भी उसी पार्टी से हैं जिस पार्टी से जस्टिन ट्रूडो थे। जस्टिन ट्रूडो से भारत के विवाद लगातार बढ़ते रहे। कनाडा आज तक के सबसे लोएस्ट रिलेशन पर रहा भारत और के साथ में पिछले दिनों में। लेकिन जस्टिन ट्रूडो गए, इस्तीफा दिए, उसके बाद अपने ही पार्टी के मार्क कॉर्नी को नियुक्त किए। आगे चल करके जब चुनाव हुआ तो ये एक बार फिर से वहाँ के प्रधानमंत्री बन गए। तो आज के टाइम पर मार्क कॉर्नी वहाँ पर प्रधानमंत्री हैं, लेकिन पार्टी वही है, जस्टिन ट्रूडो वाली ही। खैर, शुरुआत में न्यूज आती है 5 जून को कि पीएम मोदी नॉट इनवाइटेड टू G7 समिट इन कनाडा, यानी पीएम मोदी को इनवाइट नहीं किया गया। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, इंडिया को इनवाइट करने की इतनी तवज्जो क्यों दे रहे हैं? क्या इंडिया G7 का सदस्य है? नहीं, इंडिया G7 का मेंबर तो नहीं है, लेकिन पिछले कुछ सालों से क्या हो रहा है, 2019 से अगर बात करें लगातार की, तो 2019 से देखा ये जा रहा है कि चूंकि G7 जब बना था ना, तो ये टॉप इकोनॉमीज का एक ग्रुप बना था। आगे चल करके बहुत सारे इकोनॉमी में उतार चढ़ाव आता ही है, बहुत सारे देश गरीब होते हैं, बहुत सारे नए देश आते हैं, ऊपर चढ़ते हैं। तो ऐसे में टॉप इकोनॉमीज का जो संगठन था, उसमें सदस्यों की संख्या तो नियत थी, लेकिन आने वाले टाइम पर इंडिया भी तेजी से ग्रो करने लगा। 2019 के बाद से इंडिया को ऑब्जर्वर के रूप में लगातार इनवाइट किया जाने लगा, क्योंकि इंडिया भी इकोनॉमी में बढ़ता रहा और आज के टाइम पर इंडिया 5वीं अर्थव्यवस्था है और अभी कुछ ही महीनों में चौथी अर्थव्यवस्था पर हम लोग पहुंचने वाले हैं। तो यहाँ पर इंडिया का आना एक बहुत इंपॉर्टेंस रोल अदा करता है। दूसरी बात ये, चूंकि ग्लोबल मंच पर जब भी कोई मुद्दे होने होते हैं, कोई भी मुद्दों पर बात होती है G7 जैसे मंच पर, तो उसमें एक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की हिस्सेदारी होना भी बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हम लोग, इसके अलावा दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी लेकर चलते हैं, इसलिए भी भारत का प्रतिनिधित्व हो जाता है इंपॉर्टेंट। भारत को कई बार कहा भी गया कि आओ G7 ज्वाइन कर लो, लेकिन भारत ने G7 ज्वाइन नहीं किया। वो अलग कारण है, किसी और दिन हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। खैर, जब ये न्यूज़ आई कि कनाडा ने इनवाइट नहीं किया, तो बहुत सारे विरोध प्रदर्शन होने लगे। इंडिया में भी यहाँ पर सरकार को घेरा गया विपक्ष के द्वारा कि भाई देखो, इंडिया ने रिलेशन इतने खराब कर लिए हैं कि आज G20 में G7 में इनवाइट नहीं किया जा रहा है। कनाडा को भी उधर घेरा गया क्योंकि कनाडा में भी बहुत सारे भारतीय रहते हैं। लेकिन आगे चल करके न्यूज़ आई फिर कि कनाडा के जो पीएम हैं, उन्होंने पीएम मोदी से बातचीत करी हुई है, पीएम मोदी के पास कॉल लगाया और उसके बाद उन्होंने G7 के लिए इनवाइट किया। लास्ट टाइम पर पीएम मोदी ने भी इस बात को कंफर्म किया। पीएम मोदी ने कहा कि ग्लैड टू रिसीव ए कॉल फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर मार्क कॉर्नी ऑफ कनाडा। कनाडा के प्रधानमंत्री के साथ यहाँ पर कॉल से बात हुई और कंग्रेचुलेशन हिम टू ऑन हिज रिसेंट इलेक्शन विक्ट्री, मतलब अभी रिसेंटली वो जीत करके आए हुए हैं, और थैंक्ड हिम फॉर द इनविटेशन टू द G7 समिट, और अब इन्होंने कहा कि हम आएंगे। ठीक है जी। इसके बाद इसकी पुष्टि भी कर दी मार्क कॉर्नी ने भी। इन्होंने भी कहा कि आई स्पोक विद पीएम नरेंद्र मोदी टुडे ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन कनाडा एंड इंडिया। मतलब इन्होंने कहा कि हमारी अभी बात हुई है और हमने इन्वाइट कर दिया है। फिर न्यूज आने लगी कि भाई लास्ट टाइम पर पीएम मोदी को इन्वाइट किया गया और अब इंडिया शामिल होगा। क्या इंडिया इससे पहले भी जाता रहा है? बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी के दौर से ही ये शुरुआत हुई है। इससे पहले भी अगर बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी जी 2003 में गए थे जब फ्रांस में हुआ था G7 समिट। मनमोहन सिंह जी के दौर में, क्योंकि 10 साल ये प्रधानमंत्री रहे, उस टाइम पर 2005 में, 6 में, 7 में, 8 में और 9 में बुलाया गया था इंडिया को। पीएम मोदी के टाइम पीरियड में 2019 से लगातार बुलाया जा रहा है, 2019, 21, 22, 23 और
2020 में इन्होंने वर्चुअली ज्वाइन किया था क्योंकि कोविड चल रहा था। यानी कि इतना तो कंफर्म हो गया है कि पीएम मोदी अब जाएंगे G7 में। G7 है क्या, इसको थोड़ा सा आइए समझ लेते हैं, उसके बाद वीडियो में आगे बढ़ेंगे और हम लोग साइप्रस वगैरह पे बात करेंगे, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। साथियों, G7 मतलब होता है ग्रुप ऑफ 7। ग्रुप ऑफ 7 मतलब कि 7 देशों का समूह। ये 7 उन देशों की समूह है, जब ये स्थापित किया गया था तब टॉप इकोनॉमीज हुआ करती थी, पावरफुल नेशंस हुआ करते थे। तो इसकी अभी समिट होने जा रही है, जो वो 15 से 17 जून को 2025 में कनाडा के अल्बर्टा में आयोजित होगा। G7 में अभी के टाइम पर 7 देश हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएसए। G7 30% ऑफ ग्लोबल जीडीपी रखता है, मतलब पूरी विश्व की जीडीपी अगर देखा जाए उसमें से 30% जीडीपी अकेले G7 कंट्रीज के पास है। 1/10 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रखता है, यानी कि दुनिया की आबादी का 10% जो है अकेले पॉपुलेशन G7 कंट्रीज में है। इसके अलावा 2014 में रसिया को यहाँ से बाहर किया गया था, उसकी एक अलग स्टोरी है। स्टोरी क्या है, एक्चुअली में क्या हुआ था ना कि रसिया ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। क्रीमिया वही यूक्रेन का नीचे वाला हिस्सा, उस पर रसिया ने कब्जा कर लिया था। तो रसिया के अग्रेशन को देखते हुए इसे G7 से बाहर कर दिया गया और बहुत सारे सैंक्शंस लगाए गए। ठीक वैसे ही जैसे 2022 में जब इन्वेजन किया यूक्रेन पर रसिया ने, तो बहुत सारे सैंक्शंस लगाए गए, हजारों सैंक्शंस लगाए गए हैं रसिया पर आज के टाइम पर। ऐसे ही 2014 में भी सैंक्शंस लगाए गए और दंड स्वरूप इसको G7 से भी बाहर किया गया। तो तब ये G7 हुआ। उसके पहले ये G8 कहलाता था। तब G8 2014 से पहले कहलाता था, उसके बाद G7 हो गया, यानी कि 7 कंट्रीज बची। अगर इसमें हम लोग 7 कंट्रीज में ग्लोबल जीडीपी की हिस्सेदारी देखें तो आप जानते हो अमेरिका दुनिया की सबसे ज़्यादा जीडीपी वाला देश है। अमेरिका पूरी वर्ल्ड की जीडीपी में 24.4% की जीडीपी रखता है। जापान 4.7%, जर्मनी 4.1%, ब्रिटेन 3.3%, फ्रांस 2.8%, कनाडा 2.21%, इटली 2.0%। तो ये G7 कंट्रीज की हिस्सेदारी है जीडीपी के मामले में। अब इस मैप को देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा ज़रूरी मैप है आप सबके लिए। देखिए, यहाँ पर एक ब्लू कलर का है, डार्क ब्लू जो है, इसमें G7 कंट्रीज हैं। G8 में एक और देखिए लाइट ब्लू में है, रसिया अकेले लिखा हुआ है। G7 की जब हम बात करेंगे तो उसमें ये देश है, यानी कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जब G8 हुआ करता था तब इसमें रसिया भी शामिल था, यानी कि G8 में ये सभी रहेंगे। लेकिन अगर जब G20 की बात की जाएगी तो G20 में आप इन और एक्स्ट्रा देशों को भी ऐड कर देंगे, यानी G20 में ये सभी 8 देश तो हैं ही हैं, साथ ही साथ में ये और भी बाकी देश हैं जिनमें आपको अपना प्यारा भारत भी दिख जाएगा। यहाँ पर अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इंडिया, यूरोपियन यूनियन, चाइना, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, तुर्की, साउथ कोरिया और साउथ अफ्रीका है। 2023 में जब भारत ने आयोजन किया 18वें G20 समिट का, उसमें भारत ने एक और यूनियन को ऐड कर दिया, एक और संगठन को ऐड किया, दैट इज अफ्रीकन यूनियन। तो एयू भी है और ईयू भी है। यूरोपियन यूनियन आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो ये भी है और एक और अफ्रीकन यूनियन भी अब जुड़ गया। तो कायदे से कहा जाए तो अब हो गया है G21। ठीक है जी, ये आपको समझ में आया। तो जब दुनिया में जो भी कोई मुद्दे होते हैं उन सब पर चर्चा करने के लिए साल भर में एक बार समिट होती है। G20 की भी समिट होती है और G7 की भी समिट होती है। ठीक है जी, तो G7 की जब होती है तो इंडिया को इन्वाइट किया जाता है। अब आते हैं पीएम मोदी की यात्रा पर। पीएम मोदी 15 जून को निकलेंगे भारत से। सबसे पहले जाएंगे ये साइप्रस। साइप्रस क्यों इंपॉर्टेंट है इसको समझते हैं। फिर इसके बाद कनाडा जाएंगे G7 में हिस्सा लेने, फिर लौटते समय क्रोएशिया जाएंगे। साइप्रस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुर्की को जवाब देना है। तुर्की जो है ये पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हथियार वगैरह सप्लाई कर रहा था, अपने ड्रोन्स वगैरह सप्लाई किए, मिसाइलें वगैरह सप्लाई किए, जिसका यूज करके पाकिस्तान ने इंडिया के एयरबेसेस पर या बाकी जगहों पर, ठिकानों पर अटैक की। पुंछ में जो आम नागरिक हैं उन पर भी हमला किए पाकिस्तान ने। ये तुर्की की मदद से हुआ और तुर्की ने खुल करके सपोर्ट दिखाया था पाकिस्तान को। तो तुर्की की नब्ज को दबाने के लिए साइप्रस को विजिट कर रहे हैं पीएम मोदी। साइप्रस आपको यहाँ पर दिख जाएगा, भूमध्य सागर में, मेडिटेरियन सी में एक छोटा सा देश है साइप्रस। ये देश तुर्की को कैसे जवाब देता है, एक्चुअली में ऑटोमन एम्पायर चला करता था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर। तो ऑटोमन एम्पायर के टाइम पर यही तुर्की में पूरा ऑटोमन एम्पायर यही था, तो उस टाइम पर ये साइप्रस इसके कब्जे में हुआ करता था। लेकिन जब अंग्रेजों का कब्जा हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, 1960 आते आते साइप्रस ने खुद को, अपने आप को आज़ाद कर लिया। जब ये आज़ाद हो गया अंग्रेजों से, तब से तुर्की की निगाहें पड़ी हुई थी साइप्रस को कब्जा करने की।
साइप्रस के कुछ हिस्सों पर तुर्की का कब्जा भी है, यहाँ तक के हिस्सों पर तुर्की का कब्जा है आज के टाइम पर, लगभग 1/3 कहते हैं। लेकिन अभी तक साइप्रस को पूरी पूरी तरीके से कब्जा नहीं कर पाया है। और ठीक वैसे ही रिलेशन है जैसे इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन है। तो यानी कि अगर इंडिया को जवाब देना होता है तो कोई देश जो है वो पाकिस्तान को खुलकर सपोर्ट करने लगता है, इंडिया को वैसे ही मिर्ची लगती है। ऐसे ही भारत क्या कर रहा है कि तुर्की को मिर्ची लगाने के लिए साइप्रस को सपोर्ट करने लग रहा है। क्यों? क्योंकि तुर्की जो है ये खुल करके पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा था। वो पुरानी कहावत है ना, दुश्मन का दुश्मन दुश्मन का दोस्त होता है, वही यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो इसलिए पीएम मोदी यहाँ पर जाएंगे। ऐसे ही एक देश है अजरबैजान। अजरबैजान भी खुल करके सपोर्ट में आया था पाकिस्तान के। तो अजरबैजान की अर्मेनिया से लड़ाई है। तो आगे आने वाले दिनों में आपको देखने को मिल सकता है कि पीएम मोदी अर्मेनिया जा रहे हैं या अर्मेनिया को विपन्स वगैरह सप्लाई कर रहे हैं। वैसे भी अर्मेनिया भारत से टॉप इंपोर्टर रहा है हथियारों में। अर्मेनिया लगातार भारत से हथियार खरीदता है और आगे भी बहुत सारी डील हो सकती है। यहाँ पर साइप्रस जाएंगे पीएम मोदी, तो हो सकता है गुजराती भाऊ हैं ये जाकर कोई ना कोई डील चिपका आए, इनको कोई ना कोई हथियार दे आए। और ये हथियार अगर ब्रह्मोस हो गया तब तुर्की के पास भी कोई तोड़ नहीं रहेगा, क्योंकि ब्रह्मोस से आज के टाइम पर पूरी दुनिया परेशान है कि भाई इसका तोड़ कहाँ से खोज के लाया जाए। ये इंडिया वालों ने क्या गजब ही बना दिया है, कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इसको भेद नहीं पा रहा है। तो ऐसे में अगर साइप्रस से डील हो जाती है ब्रह्मोस की, तो बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी होगी इंडिया के लिए। और चूंकि इस टाइम पर खूब बढ़ चढ़ करके प्रमोट भी किया है हमारे देशवासियों ने ब्रह्मोस को, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जिस प्रकार से तहलका मचाया है ब्रह्मोस ने, उसकी मिसाल पूरी दुनिया दे रही है आज के टाइम पर। खैर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली कोई बड़ी समिट होने जा रही है जिसमें पीएम मोदी हिस्सा लेंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ऑपरेशन सिंदूर को यहाँ पर मुद्दा उठाया जाए और पाकिस्तान को एक्सपोज किया जाए इस मंच से भी। तो पीएम मोदी यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बता सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि पाकिस्तान जो है कैसे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता है और कैसे इसको जवाब देने के लिए भारत अब पूरी तरीके से रेडी है। और अगला कोई भी ऐसा कुछ भी करने की कोशिश करता है पाकिस्तान, तो भारत जो है मुंह तोड़ जवाब देगा। और भारत ने अपनी अब रणनीति चेंज कर दी है इस मामले में। पाकिस्तान को एफएटीएफ में डालने की फिर से यहाँ पर कवायद तेज हो जाएगी। हो सकता है पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट या फिर ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। ब्लैक लिस्ट में तो नहीं जाएगा, लेकिन ग्रे लिस्ट में तो ये पक्का जाने की चांसेस दिख रहे हैं। एक बार तो गया था तो अमेरिका ने इसको बचा लिया, इमरान खान वगैरह को हटा करके बहुत सारी चीज़ें डील हुई वहाँ पर, जानते ही हो डील ही चलती है पाकिस्तान में। तो इस बार देखना होगा कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में जाता है कि नहीं। एफएटीएफ यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ग्रे लिस्ट में उन देशों को डालता है जो अपने यहाँ आतंकवादियों को पनाह देते हैं या टेरर फंडिंग वगैरह करते हैं। अगर पूरी तरीके से इन्वॉल्व रहते हैं, गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व रहती है, तो उनको ब्लैक लिस्टेड ही कर दिया जाता है। तो यहाँ तो हालांकि भारत के पास बहुत सारे सबूत हैं कि भाई गवर्नमेंट ही पूरा पूरा इन्वॉल्व है, लेकिन चांसेस ज़्यादा हैं कि ग्रे लिस्ट में पहले डाला जाए। अब इसमें जो भी आगे कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। आपकी इस पर क्या राय है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आपको क्या लगता है किन किन मुद्दों पर बात हो सकती है आने वाले दिनों में। और डोनाल्ड ट्रंप तो बिल्कुल अपने में ही उलझे हुए हैं, उनसे देखना होगा कि वो क्या यहाँ पर आकर के फिर कहते हैं कि सीज फायर मैंने कराया कि नहीं, और उनका सामना होगा पीएम मोदी से। तो देखते हैं तब क्या बातचीत होगी। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अगर पसंद आई है और भी अगर वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।